इस अजीब दुनिया में आकाश की उपस्थिति को समझने के लिए हमें उस वातावरण के बारे में थोड़ा और सोचना होगा जिसके साथ ये आने वाले कण बातचीत कर रहे हैं। पृथ्वी पर हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह ज्यादातर आणविक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनी होती है। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के दो परमाणु एक साथ बंधे होते हैं। हालांकि 55 कैनरी ई पर अणुओं के एक साथ रहने के लिए तापमान बहुत अधिक है। इसके अलावा उच्च तापमान हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के परमाणुओं के लिए अंतरिक्ष में भागना आसान बनाता है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। फिर हम उम्मीद करते हैं कि ग्रह का जो भी वातावरण है वह कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से बना है, जो सतह से कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं के रूप में निकलते हैं और फिर ऊपर वायलेट अनुसार टूट जाते हैं। कार्बन दुनिया के लिए ज्यादातर कार्बन वातावरण कार्बन के ज्ञात गुणों को देखते हुए हम कर सकते हैं हमारे द्वारा देखे जाने वाले हरे और पीले रंग को समझे, क्योंकि यह उस प्रकार का प्रकाश है जो कार्बन परमाणु उत्सर्जित करते हैं, जबकि ऑक्सीजन परमाणु कुछ लाल और हरा भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा इस तथ्य को देखते हुए कि तारकीय पवन कणों को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवों की ओर फनल किया जा रहा है, हम समझते हैं कि वे क्षेत्र ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक चमकीले क्यों है। सतह पर चमकदार रेखाओं के उस नेटवर्क के बारे में क्या फिर हमारे ग्रह के साथ सादृश्य मदद कर सकता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही है। कोई भी भूवैज्ञानिक विशेषता हमेशा के लिए नहीं रहती है। इस स्थिति का मुख्य कारण यह है कि ग्रह का आंतरिक भाग बहुत गर्म है, आंशिक रूप से रेडियोधर्मी नाभिक के क्षय के कारण और आंशिक रूप से क्योंकि पृथ्वी अपनी उग्र शुरुआत के बाद भी ठंडा होने की प्रक्रिया में है। परिणाम स्वरूप ग्रह का आंतरिक भाग उबल जाता है। सतह के टुकड़े चारों ओर घूमने लगते हैं, जिन्हें प्लेटों के रूप में जाना जाता है। महाद्वीप प्लेटों पर सवार है और इसलिए निरंतर गति में है। प्लेट टेक्टोनिक्स के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया को किसी भी ग्रह पर देखा जाना चाहिए जहां आंतरिक भाग से महत्वपूर्ण ताप प्रवाह होता है। पृथ्वी पर प्लेटों की सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित भूवैज्ञानिक विशेषताएं उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए मध्य अटलांटिक तटक आइसलैंड से अंटार्कटिका तक फैली एक समुद्री पर्वत श्रृंखला है। यह उस स्थान को चिन्हित करता है जहां आंतरिक भाग से गर्म मैग्मा सतह पर आता है और फिर ठंडा होकर नई परत बनाता है। इसी तरह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वत एक ऐसी जगह को चिन्हित करते हैं जहां एक प्लेट दूसरे के नीचे धकेल दी जाती है और परत नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के स्थानों को सबडक्शन जोन के रूप में जाना जाता है और अक्सर ज्वालामुखीय गतिविधि से जुड़े होते हैं। पृथ्वी के इतिहास को सतह सामग्री के निर्माण और विनाश के बीच एक निरंतर अंतःक्रिया के रूप में माना जा सकता है, जिसमें महाद्वीप सतह के नीचे गहराई में बलों के जवाब में घूम रहे हैं। क्योंकि 55 कैनरी ई का द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग 9 गुना है, ठंडा होने की प्रक्रिया वहां पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक समय लगेगा। नतीजतन हमें वही आंतरिक उबलने की प्रक्रिया देखनी चाहिए जो हम पृथ्वी पर देखते हैं। वास्तव में सबसे गहरे आंतरिक भाग में पृथ्वी पर अज्ञात एक सामग्री होनी चाहिए, तरल कार्बन या यदि आप चाहें तो तरल हीरे। याद रखें कि यह इस पिघले हुए पदार्थ का घूर्णन है जो ऊपर वर्णित चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। हम सतह पर जो चमकदार रेखाएं देखते हैं वे वास्तव में मध्य अटलांटिक रीज जैसी जगहें हैं, जहां आंतरिक भाग से पिघला हुआ पदार्थ सतह पर आ रहा है, ठंडा होने तक चमकता रहता है। लेकिन 55 कैनरी पर सबसे शानदार भूवैज्ञानिक विशेषताएं सबडक्शन क्षेत्र और उनसे जुड़े ज्वालामुखी हो सकते हैं। आंतरिक भाग से पिघला हुआ कार्बन सतह पर लाया जाता है। यह वायुमंडल में उगलने से पहले हीरे में क्रिस्टलीकृत हो सकता है, जिससे पृथ्वी पर हमने जो कुछ भी देखा है उससे अलग एक प्रकाश शो बनता है। तीव्र ध्रुवीय रोशनी के साथ मिलकर हीरे इस दुनिया की सतह को एक कलाकार का सपना बना देंगे, बशर्ते कि हम कलाकार के लिए वहाँ जीवित रहने का एक रास्ता ढूंढ सके। यह कार्बन दुनिया एक प्रकार के ग्रह का एक अच्छा केस अध्ययन है जिसकी हमें उम्मीद है आकाशगंगा में कुछ बहुतायत में खोजने के लिए मुख्य रूप से भारी तत्वों से बने बले हुए। वास्तव में
हम 55 कैनक्री ई थीम पर कई विविधताओं की कल्पना कर सकते हैं। हम शायद लोहे की दुनिया, निकल की दुनिया, सल्फर की दुनिया आदि पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सभी तत्व सितारों में बने हैं। वास्तव में हमारे अपने सौर मंडल में बुध ग्रह को उचित रूप से निकल लोहे की दुनिया का नाम दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक भारी धातु की दुनिया की अपनी विशिष्टताएं, अपनी अनोखी विशेषताएं होंगी। हमेशा की तरह जब हम एक्सोप्लैनेट को देखते हैं तो हमें जो विविधता मिलती है वह हमारे लिए चुनौतियां पैदा करती है। कल्पना, सबसे पहले हमें यह बताना चाहिए कि 55 कंक्री ई के घनत्व का माप अभी भी परिष्कृत होने की प्रक्रिया में है। इसलिए इस दुनिया में कार्बन सामग्री का हमारा अनुमान बदल सकता है। हालांकि यह देखना कठिन है कि इस तरह के परिशोधन इस निष्कर्ष को कैसे बदल सकते हैं कि ग्रह में उस तत्व का प्रतिशत अधिक है। चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व और सौर पवन कणों का व्यवहार काफी ठोस स्तर पर आधारित है। इसलिए जब तक 55 कैनक्री उनमें से एक न हो, सौर वायु के बिना दुर्लभ तारे हमारे विवरण का वह हिस्सा खड़ा होना चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक्स की चर्चा थोड़ी अधिक काल्पनिक है। भौतिकी के नियम और हमारे अपने सौर मंडल के साथ हमारा अनुभव बताता है कि ग्रह के आंतरिक भाग से तीव्र गर्मी का प्रवाह होना चाहिए, लेकिन यह गर्मी प्रवाह सतह को कैसे प्रभावित करता है, यह थोड़ा पेचीदा सवाल है। हमारे अपने सौर मंडल में ग्रहों के सैद्धांतिक अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्लेटों की उपस्थिति और गति ग्रह के आंतरिक भाग में पानी की मात्रा जैसे विवरणों पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है। बिना अधिक पानी वाले ग्रह की सतह की गति एक जमे हुए इंजन की तरह बंद हो सकती है। उदाहरण के लिए हम सोचते हैं कि यह शुक्र पर पानी की कम सांद्रता है जो इसे प्लेट टेक्टोनिक्स प्रदर्शित करने से रोकती है, भले ही इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है। हालांकि हम तर्क देते हैं कि जिस तरह की प्लेट सीमाओं और हीरे के ज्वालामुखियों का वर्णन हमने 55 कैनक्री ई पर किया है, उन्हें खोजने की उम्मीद करना उचित है। और यदि हमें वे विशेषताएं 55 कैनक्री ई पर नहीं मिलती है तो हम निस्संदेह उन्हें आकाशगंगा में कहीं और पाएंगे।